हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर शत्रुजीत, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, जीएनसी सिरसा। आज हम लोग दूसरे अध्याय का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। ये फिफ्थ सेम हिस्ट्री का दूसरा पार्ट है। पार्ट का नाम है मर्केंटिलिज्म एंड कैपिटलिज्म। तो हम इसके अंतर्गत वाणिज्यवाद और पूंजीवाद के विषय में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि वाणिज्यवाद का अर्थ, उद्देश्य एवं काल क्या है। वाणिज्यवाद, जिसको वणिकवाद अथवा व्यापारवाद भी कहा जाता है, एक आधुनिक शब्द है। यद्यपि इस शब्द का प्रयोग लंबे समय से होता रहा है, परंतु किसी ने भी इसे परिभाषित नहीं किया। इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ ने 1776 में प्रकाशित अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस में किया था। स्मिथ ने इस शब्द का प्रयोग स्वतंत्र व्यापार की नीति का समर्थन करते हुए वाणिज्यवाद की आलोचना के रूप में किया था। वाणिज्यवाद उन नियमों की तरफ संकेत करता है जिनके द्वारा व्यापार एवं उद्योग को संचालित करने का कार्य राज्य द्वारा किया जाता है। इन नियमों का प्रयोग यूरोपीय राष्ट्रीय राज्यों द्वारा आर्थिक क्षेत्र में शक्ति, समृद्धि एवं संपत्ति प्राप्त करने के लिए किया गया। इतिहासकार हेज के अनुसार व्यापार एवं उद्योग को नियमित करने संबंधी सरकारी नीतियों, विशेष रूप से आर्थिक नीति को ही आधुनिक काल में वाणिज्यवाद का नाम दिया जाता है। यूरोप के देशों में यह विचारधारा विकसित हुई कि कृषि में उत्पादन एक सीमा से आगे नहीं किया जा सकता, जबकि उद्योग में असीमित संभावनाएं हैं। इसलिए प्रत्येक राष्ट्र को अपने उद्योग एवं व्यापार को विकसित करना चाहिए। व्यापार के द्वारा बहुमूल्य धातुओं को प्राप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुमूल्य धातुओं, सोना एवं चांदी के बल पर ही कोई राष्ट्र शक्तिशाली बन सकता है। इस प्रकार कीमती धातुएं इकट्ठी करके शक्ति प्राप्त करने के लिए यूरोपीय देशों द्वारा बनाए गए नियम ही वाणिज्यवाद कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम लोग वाणिज्यवाद के काल के बारे में बात करें तो प्रोफेसर एरिक रोल का मानना है कि मोटे रूप से वाणिज्यवादी सिद्धांत 14वीं सदी के अंत या 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में दिखाई देने लगे थे। एक अन्य विद्वान अलेक्जेंडर ग्रे ने भी इसका आरंभ 14वीं सदी के अंत या 15वीं सदी के प्रारंभ में तथा इस विचारधारा का प्रचलन 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक मानते हैं। चूँकि वाणिज्यवाद एक आधुनिक शब्द है, इसलिए इसके उद्भव का समय निश्चित करना काफ़ी कठिन है। मोटे रूप से इसका समय 15वीं सदी के अंत से लेकर 18वीं सदी के अंत तक माना जा सकता है। वाणिज्यवाद के उद्देश्य। वाणिज्यवादी विचारधारा को मानने वाले व्यापारी, प्रशासक एवं शासक राष्ट्र के आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाना चाहते थे। आर्थिक प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए सोना एवं चांदी के भंडार को बढ़ाना आवश्यक था तथा यह केवल विदेशी व्यापार द्वारा ही बढ़ाया जा सकता था। वाणिज्यवादियों का नारा था कि अधिक सोना चांदी प्राप्त करके अधिक शक्तिशाली बनो। इसलिए कुछ विद्वानों व लेखकों ने वाणिज्यवाद को धातुवाद की संज्ञा भी दी है। विभिन्न विद्वानों ने वाणिज्यवाद के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए हैं। अंग्रेजी राजनीतिज्ञ एवं दार्शनिक फ्रांसिस बेकन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ रीजन ऑफ किंग हेनरी द सेवंथ में वाणिज्यवाद को शक्तिशाली राज्य प्राप्त करने की नीति बताया है। वाणिज्यवाद के उद्देश्यों को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। देश को शक्तिशाली बनाने के लिए अधिक से अधिक मात्रा में कीमती धातुओं को इकट्ठा करना, देश के व्यापार एवं उद्योग को अधिक से अधिक विकसित करना तथा उन्हें संरक्षण प्रदान करना, देश के आयात एवं निर्यात पर ऐसे नियम लागू करना जिससे व्यापार का संतुलन देश के अनुकूल रहे, स्थानीय एवं प्रांतीय आर्थिक नीतियों को समाप्त करके समूचे देश में एक समान राष्ट्रीय आर्थिक नीति लागू करना,
व्यापार एवं उद्योग को बढ़ाने से प्राप्त आय के आधार पर देश की राजनीतिक एवं सैन्य शक्ति को बढ़ाना, जिससे देश एक प्रमुख शक्ति बन जाए। देश के लिए उचित एवं अनुचित तरीके से उपनिवेश प्राप्त करना। इन उपनिवेशों में व्यापार एवं वाणिज्य के नियम इस प्रकार लागू करना ताकि देश को अधिक से अधिक लाभ हो। राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देना। इस प्रकार वाणिज्यवादियों का उद्देश्य अनुकूल व्यापार संतुलन द्वारा अधिक से अधिक सोना चांदी प्राप्त करके शक्तिशाली बनना था। दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं वाणिज्यवाद को जन्म देने के कारण या वाणिज्यवाद के कारण। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे हम पुनर्जागरण पर। यूरोप में 13वीं सदी से उत्तरार्ध से लेकर 16वीं शताब्दी तक होने वाली सांस्कृतिक प्रगति को पुनर्जागरण अथवा रेनेसां कहा जाता है। व्यवहारिक दृष्टि से इसे मनुष्य की बौद्धिक एवं चिंतन शक्ति का पुनर्जन्म कह सकते हैं। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात यूरोप अज्ञानता के अंधकार में डूब गया था। मनुष्य के जीवन पर धर्म एवं चर्च का इतना गहरा प्रभाव हो गया था कि उसने स्वतंत्र रूप से चिंतन करना बंद कर दिया था। लेकिन जब पुनर्जागरण हुआ तो मानववादी विचारधारा का आधार भौतिक सुखों की प्राप्ति को माना गया। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए धन की आवश्यकता थी, इसलिए लोगों की रुचि धन दौलत संग्रह की तरफ बढ़ी। मनुष्य की इसी प्रवृत्ति से व्यापार एवं वाणिज्य का विकास संभव हो सका। दूसरा कारण है रिफॉर्मेशन यानी धर्म सुधार आंदोलन। धार्मिक क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों ने भी वाणिज्यवाद को विकसित करने में मदद दी। धर्म सुधार आंदोलन से पहले कैथोलिक चर्च की मान्यता थी कि धर्म का लालच मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है। भौतिक सुख क्षणिक होता है, यह पल भर में नष्ट हो जाता है, अतः धन दौलत इकट्ठा करना बेकार है। इस प्रकार चर्च की शिक्षाएं व्यापार एवं वाणिज्य के विकास में बाधक थी। लेकिन जब धर्म सुधार आंदोलन हुआ तो नए चर्च के अनुयायियों ने सूद पर रुपए देने का समर्थन किया, मितव्यता, समय एवं कठोर परिश्रम पर जोर दिया। इस प्रकार के विचारों से व्यावसायिक बुद्धि तथा पूंजीवाद को विकसित करने या होने का आधारभूत सिद्धांत प्राप्त हुआ। धर्म सुधार आंदोलन के कारण व्यक्तिगत संपत्ति के सृजन तथा उसमें वृद्धि की भावना जोर पकड़ने लगी। इस प्रकार धर्म सुधार आंदोलन के कारण वाणिज्यवादी विचारधारा को पनपने का अवसर मिला। तीसरा कारण है राइज ऑफ नेशनल स्टेट यानी राष्ट्रीय राज्यों का उदय। 15वीं तथा 16वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों तथा निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना पर जोर दिया जाने लगा। इस प्रकार की विचारधारा का उद्भव तत्कालीन दार्शनिकों मैकियावेली तथा जीन बोदिन के विचारों से हुआ। मैकियावेली ने अपनी रचना द प्रिंस में लोगों को चर्च की शक्ति न मानकर राजा की शक्ति को मानने पर बल दिया। शक्तिशाली राजाओं ने छोटे छोटे सामंतों को पराजित करके अपने भौगोलिक क्षेत्र को बढ़ाया, जिससे पहले की तुलना में वस्तुओं की मांग बढ़ी। दूसरी तरफ व्यापार के विकसित होने से राज्यों के धन दौलत में भी वृद्धि हुई, जिससे वाणिज्यवाद को नई शक्ति प्राप्त हुई। इस प्रकार सैनिक शक्ति में वृद्धि के लिए धन की आवश्यकता के कारण शासकों द्वारा वाणिज्यवादी नीतियों को अपनाया गया। अगला जो कारण हम लोग वाणिज्यवाद का पढ़ेंगे वो है ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज यानी भौगोलिक खोजें। पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप यूरोप के लोगों में भूगोल के प्रति अभिरुचि उत्पन्न हुई, जिससे भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला। इन खोजों ने यूरोप वासियों के लिए एशिया, अफ्रीका तथा अमेरिका के विशाल भूभाग व्यापार के लिए खोल दिए। विभिन्न यूरोपीय देशों द्वारा इस लाभदायक व्यापार का अधिक से अधिक भाग प्राप्त करने के लिए विभिन्न नीतियां अपनाई जाने लगी।
इन महाद्वीपों से अधिक सोना चांदी प्राप्त करने के लिए यूरोपियन देशों द्वारा इनमें अपने उपनिवेश स्थापित किए जाने लगे। इस प्रकार भौगोलिक खोजों ने वाणिज्यवाद को बढ़ावा दिया। अगला कारण है जनसंख्या में वृद्धि। इस काल में यूरोप की जनसंख्या तेजी से बढ़ी। उदाहरण के लिए 1485 से 1603 के बीच इंग्लैंड की जनसंख्या 35 लाख से बढ़कर 50 लाख हो गई। जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी ने दो प्रकार से वाणिज्यवाद को प्रभावित किया। एक तरफ जनसंख्या बढ़ने से मजदूरी सस्ती हो गई तथा दूसरी तरफ वस्तुओं की मांग बढ़ी, जिससे वस्तुओं को अधिक कीमत पर बेचकर अधिक लाभ कमाया जा सकता था। अगला कारण है धातु मुद्रा एवं बैंक प्रणाली का प्रचलन। सामंती काल में सारा व्यापार वस्तु विनिमय के माध्यम से होता था। वस्तु विनिमय के माध्यम से होने के कारण व्यापार का ज़्यादा विकास संभव नहीं था। परंतु यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों की स्थापना के बाद सामंतीवादी व्यवस्था का पतन हो गया। परिणाम स्वरूप शांति एवं व्यवस्था के युग में व्यापार का महत्व बढ़ा। व्यापार के बढ़ते महत्व को देखते हुए वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा का परिचालन आवश्यक हो गया। परिणाम स्वरूप यूरोप के शासकों ने धातु की मुद्राएं जारी करनी प्रारंभ कर दी और इसी समय बैंकों का जन्म भी हुआ, जिससे व्यापार और वाणिज्य का विकास हुआ। अगला कारण है मध्यम वर्ग का उदय। सामंती व्यवस्था के पतन के पश्चात उभरे मध्यम वर्ग ने वाणिज्यवाद ने मध्य वर्ग को आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। व्यापार के विकसित होने से नगरों का विकास हुआ, जिससे मध्य वर्ग का महत्व भी बढ़ा। मध्य वर्ग के कारण वाणिज्यवाद को जबरदस्त लोकप्रियता एवं समर्थन मिला। अगला जो कारण है वो है विचारकों एवं लेखकों का योगदान। वाणिज्यवाद की अवधि के दौरान यूरोप में अनेक ऐसे लेखक एवं विचारक उत्पन्न हुए जिन्होंने अपने विचारों एवं लेखों द्वारा वाणिज्यवाद को एक नई दिशा प्रदान की। इस अवधि में कुछ प्रमुख विचारकों का विवरण इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे थॉमस मुन। सर थॉमस मुन इंग्लैंड के एक प्रसिद्ध व्यापारी तथा ईस्ट इंडिया कंपनी के एक डायरेक्टर थे। उन्होंने कई पुस्तकों की रचना की और उनमें अपने विचार व्यक्त किए। इन्होंने इंग्लैंड के लिए अनुकूल व्यापार संतुलन पर बल दिया और वाणिज्यवाद का समर्थन किया। दूसरा लेखक है एंटोनियो सेरा। एंटोनियो सेरा इटली का एक प्रसिद्ध वाणिज्यवादी था। उन्होंने अपनी पुस्तक में व्यापारवादी सिद्धांतों का विस्तृत उल्लेख किया। उसने कीमती धातुओं सोना चांदी के संग्रह पर बल दिया। अगला जो लेखक है वो है जीन बैप्टिस्ट काल्बर्ट। जेबी काल्बर्ट फ्रांस के शासक लुई 14वें का वित्त मंत्री था। फ्रांस में वाणिज्यवाद को विकसित करने में उसका बहुत योगदान था। उसके महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए फ्रांस में वाणिज्यवाद को काल्बर्टवाद के नाम से भी जाना जाता है। उसने फ्रांस को शक्तिशाली बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण आर्थिक सुझाव दिए। अगला है सर विलियम पेटी। सर विलियम पेटी इंग्लैंड का एक लेखक एवं विचारक था। वह राजनीतिक अर्थशास्त्र के जनक तथा सांख्यिकी पद्धति के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद है फिलिप वॉन हॉर्निक। हॉर्निक ऑस्ट्रिया का वाणिज्यवादी विचारक था। उसने अपने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग पर बल दिया। अन्य विचारकों का यदि हम लोग उल्लेख करें तो उपरोक्त विचारकों के अलावा कुछ अन्य विचारकों ने भी वाणिज्यवादी विचारधाराओं को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। इनमें सर जोशिया चाइल्ड, रिचर्ड कैंटिलन, सर जेम्स स्टुअर्ट, जॉन लॉक, जॉन मॉकिम आदि प्रमुख हैं। सर जोशिया चाइल्ड ने कम ब्याज की वकालत की। जॉन लॉक ने मांग व पूर्ति के सिद्धांत का विकास किया। मुद्रा के परिणाम का सिद्धांत भी उनके विचारों से पता चलता है। जॉन बेकर्स ने गिल्ड प्रणाली का समर्थन किया
तथा सट्टे को बंद करने की वकालत की। उन्होंने व्यापार एवं एकाधिकार की पद्धति की भी आलोचना की।